नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। इंडियन स्टॉक मार्केट्स में एक और चैलेंजिंग टाइम चल रहा है। इस समय निफ्टी 23,500 के भी नीचे गिर के ब्रॉडर मार्केट्स में शार्प करेक्शन देखने को मिल रही है। सारे सेक्टर्स में लूजर्स देखने को मिल रहे हैं और मेजर इंडाइसेस जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स लगभग पिछले 5 महीने के लोएस्ट लेवल्स पर आ गए हैं। 5-6 सेशंस तक लगातार लॉसेस बुक हो रहे हैं और इसका कारण इन्फ्लेशन कंसर्न्स और फॉरेन इन्वेस्टर आउटफ्लोज है। ऐसा बहुत से एनालिस्ट का मानना है कि अगर ये फॉरेन इन्वेस्टर आउटफ्लोज यानी कि FIIs अगर यहाँ से पैसा बाहर निकालते रहेंगे तो मार्केट्स अभी और डीप करेक्शन की तरफ जा चुके हैं। अगर देखा जाए तो अपने हाई से मार्केट्स ऑलरेडी 10% करीब करेक्ट हो चुके हैं। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के टॉप लूजर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, BPCL, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प और टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स इंक्लूडेड हैं। डाउन ट्रेंड का मेजर रीजन इन्फ्लेशन नंबर्स है जो कि 14 मंथ्स के हाई 6.21% तक पहुंच गए हैं, जो RBI के टॉलरेंस लिमिट को ब्रीच कर चुके हैं। सिद्धार्थ खेमका जो कि मोतीलाल ओसवाल से कनेक्टेड है, उनका कहना है कि बचे हुए Q2 अर्निंग्स अनाउंसमेंट्स मार्केट को वोलेटाइल बनाए रखेंगे। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली ये मार्केट सेंटिमेंट्स को बूस्ट करेगा, लेकिन अगर किसी भी वजह से रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं या एक्सपेक्टेशंस तक नहीं आते, खासतौर से बड़ी बड़ी कंपनीज के, तो ये मार्केट्स को और डीप करेक्शन की तरफ ले जा सकता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FIs ने अपनी सेलिंग को जारी रखा है और कैश मार्केट्स में 3,000 करोड़ रुपए के स्टॉक्स लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बेचे गए हैं। इस मंथ में टोटल सेल ऑफ 25,000 करोड़ रुपीस पहुंच गया है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तमाम कोशिश के बावजूद FIs की हैवी सेलिंग की वजह से ब्रॉडर मार्केट्स रेड में रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी डाउन ट्रेंड में रही हैं, जिसमें 1.5% और 2% के करीब की हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। इसी बीच स्विगी का शेयर अपनी मार्केट डेब्यू में स्लाइड प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ, लेकिन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं था। सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी ऑटो में डाउनफॉल कंटिन्यूड है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी और हुंडई मोटर्स जैसी की प्लेयर्स 5% तक गिर चुके हैं। दूसरे सेक्टर जैसे कि फार्मा, हेल्थ केयर, रियल्टी, बैंकिंग सभी ने लॉसेस रिपोर्ट किए हैं। बस कुछ स्टॉक्स जैसे कि NTPC, भारती एयरटेल, ट्रेंड, टाटा मोटर्स और टाइटन गेनर्स में इंक्लूड हुए हैं। इंटरेस्टिंगली इस डाउन ट्रेंड के बीच में स्मॉल कैप फंड्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफी रेजिलियंस देखने को मिली है। लार्ज कैप इंडेक्सेस शार्पली गिरे हैं, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स सिर्फ 2.7% तक गिरा है अगर हम सितंबर से अब तक का डेटा देखें। कुछ एक्सपर्ट जैसे कि यश सिदानी ने कहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स, इन्वेस्ट और FIs के लिमिटेड एक्सपोजर की वजह से स्मॉल कैप्स को सपोर्ट मिल जाता है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स जिनकी मार्केट कैप कम होती है, वहां पे FIs का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इसलिए जब भी FIs पैसा निकालते हैं तो जनरली वो बड़े शेयर्स में से होता है या बड़े मिड कैप्स में से होता है। इस वजह से FIs कुछ हद तक स्पेयर हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप्स बिल्कुल भी नहीं गिरे, बट क्योंकि लिमिटेड रिटेल पार्टिसिपेशन और FIs के भी बहुत लिमिटेड पार्टिसिपेशन की वजह से इन स्टॉक्स में थोड़ी सी रेजिलियंस क्रिएट हो जाती है। अगर हम ग्लोबल मार्केट इन्फ्लुएंस को देखें तो ग्लोबली देखा जाए तो एशिया पैसिफिक रीजन में सभी स्टॉक ज्यादातर डिक्लाइन हुए हैं, जहां साउथ कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंग सेंग मेजर लूजर्स रहे हैं। लेकिन US मार्केट्स में गेन्स देखने के लिए मिले हैं, जो कि डाउ और S&P 500 की लीड की वजह से हुए हैं। US इलेक्शंस की वजह से पिछले कुछ दिनों इन्वेस्टर्स ने काफी क्लोजली वॉच किया था और ग्लोबल मार्केट्स में भी इसका इंपैक्ट हमें काफी देखने के लिए मिला था। रिसेंट रिजल्ट्स का भी मार्केट पे काफी नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है। इंडिया इंक के रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग रहे हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी ग्रोथ फ्लैट रही है। लार्ज कैप कंपनीज जैसे कि BPCL, JSW स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज के वीक रिजल्ट्स ने निफ्टी अर्निंग्स का फोरकास्ट 24-25 के लिए सिर्फ 5% ग्रोथ तक लिमिट कर दिया है। वहीं पे स्मॉल कैप काफ़ी अनलाइकली हीरोज की तरह से सामने आए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि स्मॉल कैप कंपनीज ने और फंड्स ने काफ़ी रेजिलियंस दिखाई है, जो कि यूजुअल पैटर्न्स के अगेंस्ट है। रिटेल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के कारण स्मॉल कैप कंपनीज 23% मीडियन प्रॉफिट ग्रोथ कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अब बात करते हैं FII वर्सेस DII डायनामिक्स की। FII और DIIs के बीच का टग ऑफ वॉर मार्केट बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। FIs हेवी सेलिंग करते जा रहे हैं, जबकि DIIs स्टेडीली बाइंग करते जा रहे हैं और उनकी स्टेडी बाइंग से मार्केट्स को काफी सपोर्ट मिल रहा है। जब हम DIIs की बात करते हैं तो उसके अंदर मेजरली रोल रहता है म्यूचुअल फंड्स का। US इलेक्शंस का भी काफी इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पर रखा है और ये ग्लोबल फैक्टर रहा जिसने ग्लोबली सारे ही मार्केट्स को कॉशियसली आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया है। एक स्ट्रॉन्ग डॉलर जो कि रिपब्लिकन विक्ट्री के बाद अक्सर होता है, इंडियन रूपी पर प्रेशर डाल सकता है। अगर प्रो इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज आई तो इंटरेस्ट रेट में बदलाव भी हो सकता है, जो कि ग्लोबल लिक्विडिटी को इंपैक्ट करेंगे। इंडियन स्टॉक्स जैसे कि IT और फार्मा के लिए US स्पेंडिंग बढ़ने और वीक रुपए का फायदा मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट अभी भी अनसर्टेन है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजंस। एशिया पैसिफिक के काफी मार्केट्स ने इंडियन मार्केट्स के डाउन ट्रेंड को फॉलो किया है, जैसे कि जापान के निक्केई और साउथ कोरिया की कॉस्पी भी लॉसेज में रहे हैं और इसके मेजर रीजंस रहे हैं इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी कंसर्न्स। US मार्केट्स ने मॉडरेट
मॉडस्ट गेन्स रिपोर्ट किए हैं जो इकोनॉमिक रिकवरी के ऑप्टिमिज्म से फ्यूल्ड हैं। ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स जैसे कि इन्फ्लेशन, अर्निंग्स और एफआईएस फ्लोज के चलते इंडियन मार्केट्स के फ्यूचर अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। इसी बीच में इन्वेस्टर सेंटिमेंट एंड मार्केट साइकोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मार्केट सेंटिमेंट में नोटिसेबल चेंज हुआ है जिसमें इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स दोनों में कॉशियस अप्रोच देखी गई है। फियर और ग्रीड इंडेक्स जैसे सेंटिमेंट इंडिकेटर्स फियर की तरफ लीन कर रहे हैं जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स और जियोपॉलिटिकल रिस्क्स के कंसर्न को रिफ्लेक्ट करते हैं। एचडीएफसी एएमसी के प्रशांत जैन का ये कहना है कि ये फियर्स ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ लिक्विडिटी कम हो रही है और वोलेटिलिटी बढ़ती जा रही है। यहीं पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस के इम्पैक्ट को इंडियन मार्केट्स पे और ग्लोबल मार्केट्स पे कंसीडर करना भी जरूरी है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे कि इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट और ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप में अनसर्टेनिटी बढ़ा रहे हैं। एनर्जी मार्केट्स पर इसका मेजर इंपैक्ट हो सकता है जिसमें ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर चुके हैं और ब्रेंट क्रूड $93 पर बैरल के करीब पहुंच चुका है। यहीं से एक और कंसर्न निकल कर आता है एंड दैट इज राइजिंग एनर्जी कॉस्ट्स। इंडियन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी को ये इकलौता फैक्टर काफी हद तक इंपैक्ट कर सकता है और इन्फ्लेशन को काफी आगे तक पुश कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल है करेंसी मार्केट्स का और रुपी के डिक्लाइन का। इंडियन रुपी स्टेडी डाउन ट्रेंड में है और यूएस डॉलर के अगेंस्ट रिकॉर्ड लोज तक पहुंच चुका है। इससे इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, स्पेशली उन सेक्टर्स के लिए जो फॉरेन रॉ मटेरियल्स पर काफी डिपेंड करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल्स, और यहीं पे इन कंपनीज में कुछ हद तक नेट प्रॉफिट मार्जिन्स डिक्लाइन देखने को मिल सकता है और मिल भी रहा है। एमके ग्लोबल की माधवी अरोड़ा ने कहा है कि वीक रुपी कॉर्पोरेट अर्निंग्स को और स्ट्रेन कर सकता है, लेकिन एक्सपोर्टर्स जैसे कि आईटी और फार्मा को रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट मिल सकता है क्योंकि उनके रेवेन्यू डॉलर टर्म्स में होते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर रुपया डिक्लाइन करता है तो उससे इंपोर्टर्स को नुकसान होता है और एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है। इस बीच में रियल एस्टेट मार्केट ने काफी रेजिलियंस शो करी है इस पूरी अनसर्टेनिटी में। एक सेक्टर जो कि अनएक्सपेक्टेड रेजिलियंस शो कर रहा है वो है रियल एस्टेट। हायर इंटरेस्ट रेट्स और स्लगिश इकोनॉमी के बावजूद रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की डिमांड स्ट्रांग है, स्पेशली मुंबई और बेंगलुरु जैसी बड़ी शहरों में। अर्बनाइजेशन, राइजिंग इनकम्स, लिमिटेड सप्लाई जैसे फैक्टर्स रियल एस्टेट स्टॉक्स को ब्रॉडर इंडाइसेस के अगेंस्ट आउट परफॉर्म करने में काफी हेल्प कर रहे हैं। इसी बीच में रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन भी ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है जिसमें ज्यादा से ज्यादा इंडियन इक्विटीज में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं। एनएससी के एक रिसेंट सर्वे के हिसाब से नए डीमैट अकाउंट्स में पिछले एक साल में 30% की ग्रोथ देखने को मिली है जो फाइनेंशियल लिटरेसी और इन्वेस्टमेंट ऐप की पॉपुलैरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। एफआईएस सेल ऑफ के टाइम में रिटेल इन्वेस्टर्स का डिप पर बाय करना मार्केट को काफी कुशन, काफी रेजिलियंस और काफी सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अगर हम गोल्ड और बाकी ऑल्टरनेटिव एसेट्स के आउटलुक के बारे में बात करें तो गोल्ड एक ट्रेडिशनल सेफ हेवन एसेट रहा है जो मार्केट अनसर्टेनिटी के बीच इसकी डिमांड बढ़ती जाती है। इक्विटी मार्केट्स में वोलेटिलिटी की वजह से गोल्ड प्राइसेस एक टाइम पे काफी रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे, लेकिन गोल्ड की प्राइसेस में भी फाइनली जबरदस्त वोलेटिलिटी क्रिएट हुई और इसकी प्राइसेस में भी हमें 5 to 6% का रिएक्शन देखने के लिए मिला है। क्रिप्टो करेंसी जैसे ऑल्टरनेटिव एसेट्स यंगर इन्वेस्टर्स के बीच पॉपुलर रहे हैं, लेकिन रेगुलेटरी लैंडस्केप अभी इवॉल्व कर रहा है। एडवाइजर्स जैसे कि अनुराग ठाकुर जो कि सेफ गोल्ड से कनेक्टेड हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि गोल्ड बैक डिजिटल एसेट्स एक सेफर ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। राइजिंग इन्फ्लेशन एक प्रेसिंग कंसर्न है जो ना सिर्फ इन्वेस्टर सेंटिमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है बल्कि कंज्यूमर स्पेंडिंग पावर को भी काफी इम्पैक्ट कर रहा है। फूड प्राइसेस और फ्यूल कॉस्ट बढ़ने से हाउस होल्ड बजट्स टाइट हो जाते हैं। कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न्स एसेंशियल्स पर फोकस कर रहे हैं और डिस्क्रिशनरी आइटम्स को अवॉइड कर रहे हैं। रीसेंट रिटेल सेल्स डेटा में इलेक्ट्रॉनिक्स और एपरल कैटेगरीज में नोटिसेबल डिप देखने को मिला है, जबकि बेसिक्स की डिमांड अभी भी स्टेबल है। भारत का मिडिल क्लास राइजिंग इनकम्स और अर्बनाइजेशन की वजह से रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है। ये डेमोग्राफिक शिफ्ट कुछ सेक्टर्स जैसे कि हाउसिंग, हेल्थ केयर और कंज्यूमर गुड्स में डिमांड काफी बढ़ा देती है और इन सेक्टर्स के लिए अच्छी भी रहती है। मैकिन्सी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2030 तक वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बन सकता है। ये कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ इन्वेस्टर्स के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है। अगर हम डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो यहां से स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स, ग्रोथ इन्वेस्टर्स और माइक्रो कैप इन्वेस्टर्स के सामने काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आती हैं। जिस तरीके से हमारे देश में कंज्यूमर ड्रिवन ग्रोथ आएगी, इसका सारा फायदा स्टॉक मार्केट्स को मिलेगा। ये बात डेफिनेट है कि इन सेक्टर्स में जो एस्टैब्लिश कंपनीज होंगी जैसे कि लार्ज कैप या बड़ी मिड कैप कंपनीज होंगी, उनमें हमें डेफिनेटली ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। बट अगर हम रेट ऑफ ग्रोथ की बात करें तो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और इस तरह के जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं उनमें हमें रेट ऑफ ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। अगर अच्छे रिसर्च बेस्ड स्टॉक्स में इस समय इन्वेस्ट करा जाए तो आने वाले 5 से 10 सालों में काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं। इसी बीच में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया के फोकस के मेजर एरियाज बन रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में
अपने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना और पॉल्यूशन चैलेंजेस को एड्रेस करने का एक बड़ा मुद्दा चल रहा है। टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी कंपनीज अपनी ईवी प्रोडक्शन को रैंप अप कर रहे हैं, जबकि रिलायंस और अदानी जैसे फर्म्स रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में काफ़ी स्ट्राइड्स ले रहे हैं। यहीं पे कुछ अच्छी कंपनीज के आईपीओज भी लॉन्च हुए हैं, जिन्होंने काफ़ी सक्सेसफुल रिटर्न्स और अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दिए हैं, लिस्टिंग में भी और लिस्टिंग के बाद भी, जिसमें मेजर नाम है प्रीमियर एनर्जीज के और वारी एनर्जीज के। एजुकेशन सेक्टर काफ़ी इवॉल्व हो रहा है, जिसमें डिजिटल लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा एम्फेसिस है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया की टॉप प्रायोरिटी है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स ट्रांसपोर्टेशन से लेकर एनर्जी और वाटर रिसोर्सेज तक कवर करते हैं। इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने और जॉब्स क्रिएट करने का मेन एम रखता है। इस सारे डेटा को अगर एनालाइज किया जाए, ये बात तो तय है कि इस समय स्टॉक मार्केट्स में काफी अनसर्टेनिटी है, जिसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। गोल्ड जैसे जिन एसेट्स को सेफ कंसिडर किया जाता था, उनके अंदर भी इस समय काफी वॉलेटिलिटी है, काफी अनसर्टेनिटी है। स्टॉक मार्केट्स पहले ऊपर जाएंगे, सेफ एसेट्स पहले ऊपर जाएंगे, माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, कौन सी मार्केट कैप के स्टॉक्स पहले ऊपर जाएंगे या कौन से सेक्टर में पहले रिकवरी हमें देखने के लिए मिलेगी, इस बारे में भी काफी अनसर्टेनिटी है। अगर एक वर्ड ऑफ कॉशन के साथ इन्वेस्टमेंट्स में आगे बढ़ा जाए तो इस बात का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाए वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च बेस्ड होना चाहिए और सिर्फ उन स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए जहां से हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। चलने से पहले आपको याद दिलाता हूं कि अगर आप मेरी मल्टी बैगर ग्रोथ स्टॉक वर्कशॉप के साथ कनेक्ट होकर सीखना चाहते हैं कि कैसे रियल टाइम मार्केट्स में मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि जिनके अंदर मल्टी बैगर कम बनने का पोटेंशियल है और किस तरीके से सेक्टर्स की मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की जाती है, तो मेरी मल्टी बैगर वर्कशॉप का लिंक से डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।